हाँ, हेलो छात्रों, आपको हम आज कम समय लेते हुए कुछ 12वीं के बातों को समझाएंगे जो बोर्ड मॉडल है। 12वीं बायो के विद्यार्थी ध्यान देवें, दो उनके सवाल हम हल करने जा रहे हैं और ध्यान से सुनिए और नोट करिए, आराम आराम से सुनिए। जैसे कहने का मतलब कि आज के पहला सवाल है, परागन के माध्यम मीडियम ऑफ पॉलिनेशन। जब पुंकेसर के परागकोश से परिपक्व होने के बाद परागकण कई माध्यमों से उड़कर किसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाते हैं, किसी पुष्पार्थ की अपने प्रजाति के, और वहां पर जाकर के परागन की क्रिया को संपन्न करते हैं। ये तो इस तरह से जिस माध्यम से वे वहां पहुंचते हैं, यानी वर्तिकाग्र पर परागकोश से निकलकर, तो इस क्रिया को हम परागन का माध्यम कहते हैं। यह कई प्रकार के माध्यम हो सकते हैं, जैसे मान लिया कि एनीमोफिली एनीमोफिली मतलब हवा द्वारा परागन होता है, इसको याद रखना है आपको कि हवा द्वारा परागन होता है। एंटोमोफिली यह जो कीट के द्वारा होगा परागन, कीट पतंगों के द्वारा, इंसेक्ट जिसे कहते हैं। इसी प्रकार से हम लिखते हैं हाइड्रोफिली कहेंगे, यह आपको जल द्वारा परागन होगा। और इसी प्रकार से हम अगर जियोफिली कहते हैं तो कोई भी जंतु के द्वारा परागन कहा जाएगा। यदि मान लिया कि यह परागन जो है आगे चल करके कीट द्वारा हो, तो एक और होता है एंटोमोफिली भी। एंटोमोफिली तो आपको बता दिया गया, एंटोमोफिली द्वारा। एनीमोफिली हवा के द्वारा परागन, एंटोमोफिली कीट द्वारा, हाइड्रोफिली जल द्वारा, जियोफिली जंतु द्वारा। इस तरह से परागन की क्रिया कई माध्यमों से की जाती है। उसी प्रकार से ऑर्निथोफिली यानी यह जो है पक्षियों द्वारा परागन होता है। और काइरेप्टोफिली यह रात के पक्षी द्वारा, रात की चिड़िया जिसे मान लिया कि वो चमगादड़ है, उल्लू है, इसके द्वारा होता है। तो इस सब कारणों से परागकण उड़कर पुंकेसर के परागकोश से वर्तिकाग्र तक जाते हैं। इसे कहते हैं हम परागन का माध्यम, इसे हम परागन का माध्यम कहेंगे। चलिए समझ लिए, नोट करिएगा दो बार दिन बार देखकर कॉपी पर। सेकंड में आते हैं यहाँ पर पराग स्त्री केसर संकर्षण। जब परागकण किसी माध्यम से, पराग स्त्री केसर संकर्षण है कि जब परागकण किसी माध्यम से वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, वहां पर हो सकता है कि अपनी ही प्रजाति का हो या दूसरे प्रजाति का भी परागकण वर्तिकाग्र पर आ जाएगा। तो वर्तिकाग्र में यह गुण होता है कि अपनी प्रजाति, अपनी स्वजाति के परागकण को स्वीकृत कर लेता है और अकुरण होने देता है, और पराग नालिका से अकुरण होते हुए बीजांड में प्रवेश करते हैं। लेकिन अगर मान लिया कि अगर प्रजाति भिन्न है, तो भिन्न प्रजाति को वर्तिकाग्र में गुण है कि उसे अकुरण होने वर्तिकाग्र पर उस परागकण को नहीं देगा। अपने ही प्रजाति के पहचान करने की क्षमता होती है वर्तिकाग्र में। इसीलिए वर्तिकाग्र से जो है पराग नालिका से होकर अकुरण होकर परागकण और आपको बीजांड में प्रविष्ट करता है। तो यहां तक की सभी क्रियाओं को हम कहते हैं यानी पराग स्त्री केसर संकर्षण। तो इस समझ गए आप पराग स्त्री केसर संकर्षण क्या है। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं कृत्रिम संकरीकरण, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। जैसे मान लीजिए हम जानते हैं कि अगर कोई भी एक जाति का ही यानी स्वपरागन हो जाए, अपने ही पुष्प के, अपने ही पौधे के आपस में पुष्पों में ही परागन होना स्वपरागन है। तो स्वपरागन में कोई नई जाति हाइब्रिड नहीं बनती। उसको बनाने के लिए हम या तो गुणसूत्र में चेंज करके नए परागकण का निर्माण करेंगे आर्टिफिशियल विधि से, या फिर दूसरे पौधे जो प्रजाति जिसकी मिलती हो, जैसे काली सरसों का पीली सरसों से जाति उपजाति मिल रहा है, उससे हम निषेचन परागन करवाएंगे। तो जैसे मान लिया कि किसी भी पुष्प द्विलिंगी है, तो द्विलिंगी में हम क्या करते हैं कि द्विलिंगी में पराग कोश को निकाल लेते हैं, छोड़ देते हैं वर्तिकाग्र यानी स्त्री केसर का ऊपर वाला अंग। तो निकाल देने से, या फिर निकालेंगे नहीं तो उस पर ढक देते हैं बटर पेपर से। तो निकाल देना कहलाएगा विपुंसन और ढक देना कहलाएगा बैगिंग। इस विधि से क्या होता है कि फालतू अनचाहे परागकण वर्तिकाग्र पर नहीं आएंगे, हम जो चाह रहे हैं उसी को छिड़काव वर्तिकाग्र पर कर देंगे। उससे क्या होता है कि हाइब्रिड पौधे की उत्पत्ति होती है। तो इसी अवस्था को हम लोग कहेंगे कृत्रिम संकरीकरण, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। चलिए समझ गए। यहाँ आते हैं परागकण और निषेचन क्या है, दोनों की परिभाषा अलग अलग होती है। इस इंग्लिश में कहा जाता है पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन।
तो किसी भी पौधे के पराग कोश से निकला हुआ परागकण किसी भी माध्यम से पुष्प के वर्तिकाग्र तक चला जाता है तो यहां तक की क्रिया परागण कहलाती है। परंतु उस पर यदि वह उसकी जाति मिल रही है तो अंकुरित हो जाता है वर्तिकाग्र पर, अंकुर करके परागनालिका से होते हुए बीजांड में प्रविष्ट करता है और अंडाशय में आकर अंडे के साथ संलयित हो जाता है। यहां तक की क्रिया निषेचन हुई। परागण निषेचन में ही फर्क है। परागण हुआ वर्तिकाग्र तक और यह अंडाशय में अंडे के साथ परागकण के अंकुरण के बाद संलयित होना कहलाएगा निषेचन। यही है अंतर परागण और निषेचन में। अब पांचवा में आते हैं अनिषेक फलन। शब्द से अर्थ है पार्थेनोकार्पी कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि बिना निषेचन के बने हुए फल को अनिषेक फल कहते हैं। आ का अर्थ न हुआ, निगेटिव हुआ। जैसे मैं मान लिया कि आपको इसके कई कारण हो सकते हैं। मान लिया कि परागण निषेचन तो हुआ लेकिन आगे चल करके वह रुक गया, इसकी प्रक्रियाएं बंद हो गई, बीज डेवलप नहीं हो पाया, अंकुरण के लायक नहीं हो पाया, तब क्या होगा? जैसे में आपको अंगूर में है, या फिर परागण हुई लेकिन निषेचन नहीं हुआ, बीज रह गए अधूरे, अनिषेक फल तो बना लेकिन अधूरे रह गए। तो इसका मतलब है जैसे में आपको सेव में और नाशपाती में ये कभी कभी न तो परागण होता है न निषेचन होता है, जैसे केला में। ये सब अनिषेक फलन के उदाहरण है, पार्थेनोकार्पी फ्रूट्स के उदाहरण है। ये आप परीक्षा में आएगा तो नोट करके याद करके लिख दीजिए, 2-3 अंक मिल जाएगा आराम से। तो कहने का मतलब इस तरह से अनिषेक फलन है। लेकिन अब बात है कि इसमें रस और गुद्देदार भाग, रस कहां से आते हैं? उनके पुष्पासन के विकसित होने से। ऐसे फलों में उनके पुष्पासन थैलमस डेवलप हो जाते हैं और खाने योग्य रसीले गुद्देदार भाग का निर्माण करते हैं। चलिए समझ में आकर आपको हो गया। सब टिप्पणी तौर पर बता रहे हैं, विस्तृत दीर्घोत्तरीय नहीं लघुत्तरीय है। अब बहुभ्रूणता है, पोलीमरायोनी 1719 में ल्यूवेनहुक खोजे थे बहुभ्रूणता की। इसमें क्या होता है कि एक बीज में एक से अधिक भ्रूण का होना बहुभ्रूणता कहलाएगा। अब इस बहुभ्रूणता में क्या होता है कि एक बीज में कई भ्रूण का होना बहुभ्रूणता है। अब बात यह है कि यह 2 तरह का होता है, खास करके ज्यादा यह मिलता है आपको जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में ज्यादा मिलेगा और एंजियोस्पर्म में कम मिलेगा। यह ज्यादा बहुभ्रूणता मिलती है जिम्नोस्पर्म में, सही का निशान है, और एंजियोस्पर्म में कम का निशान है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। तो कहने का मतलब कि इसमें 2 भाग होते हैं, एक ट्रू और एक फॉल्स। तो ट्रू में क्या होता है कि एक भ्रूण कोष कई भ्रूणों का निर्माण कर दे तो सत्य है, सत्य बहुभ्रूणता हुआ। लेकिन कई भ्रूण कोष मिलकर, 2 या 2 से अधिक भ्रूण कोष मिलकर कई भ्रूणों का निर्माण करते हैं तो फॉल्स बहुभ्रूणता कहलाती है। यानी एक भ्रूण से कई भ्रूण बने तो सत्य है। अब कई भ्रूण कोष से मिलकर कई भ्रूण बने तो कहलाएगा फॉल्स। एक भ्रूण कोष से कई भ्रूण बने तो ट्रू है, और 2 या 2 से अधिक भ्रूण कोष से कई भ्रूण बने तो फॉल्स है। इतना बात आप टिप्पणी में लिख सकते हैं। तो जाते हैं फलमितिया। फलमितिया 3 होती है, यानी इसको हम लिख सकते हैं ईपी कार्प, मेसो कार्प और इंडो कार्प। फलभितिया 3 होती है, ईपी कार्प, मेसो कार्प और इंडो कार्प। मान ऊपरी फलभिति, मध्य फलभिति, अंत फलभिति। ये परीक्षा में आता है कि इसे बेर का क्या खाते हैं? बेर का ऊपरी फलभिति यानी ईपी कार्प और मेसो कार्प खाते हैं। केला का क्या खाते हैं? यानी ऊपरी फलभिति नहीं खाते, मेसो और इंडो खाते हैं। जामुन का ईपी और मेसो खाते हैं। आम का मेसो कार्प खाते हैं, ईपी छिलका हो गया, अब उठली इंडो हो गया। इस तरह से फल में अपने अंदाज लगाइए कि किस प्रकार से किस भाग फल का खाया जाता है, कौन सा फल का भाग खाया जाता है। तो इस प्रकार से इस समय आपको 1-1 अंक के भी देखिए कई सवाल बन गए, और 2 अंक 3 अंक के टिप्पणी में भी आएगा। बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में बायो में आप इससे संबंधित सवालों को हल कर सकते हैं। इसमें 1 अंक के सवाल भी हल करने का मौका मिलेगा। अब 2 और 3 अंक के भी सवाल हल होंगे। इस प्रकार से ये सब जो है आपको लघुत्तरीय के अंतर्गत आता है। और सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे और ताकि वीडियो रुके नहीं, और इस तरह से हम आगे बढ़ने का मौका देंगे। अब इसके बाद जीएस जारी करेंगे और फिर इसके बाद फिर आ जाएंगे इंटर के 1st ईयर 2nd ईयर में। धन्यवाद।